स्वागत है साथियों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर की क्लास में। दोस्तों आज एक नया चैप्टर सत्ता के केंद्र, इसको हम डिस्कस करेंगे, है ना। सत्ता के नए केंद्र। एक्चुअली जब यूएसएसआर का क्या होता है कि पतन हो जाता है, ठीक है। तो सत्ता के नए केंद्र आ जाते हैं, कुछ सत्ता के क्या आ जाते हैं, नए केंद्र आ जाते हैं। ये उनका ही वर्णन है, ठीक है। ये सत्ता के केंद्र कुछ आपके रीजनल सहयोग संगठन थे, चाहे वो आसियान हो, चाहे आप यूरोपियन यूनियन हो, चाहे फिर वो आपके ब्रिक्स देश हों, ये हो गए, या फिर वो कुछ वो देश जो तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है ना। वो तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं, चाहे जापान हो, चाहे वो आपका दक्षिण कोरिया हो, भारत हो। तो इसके संदर्भ में, है ना। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, इसके नाम पे मत जाइए। इसने अपने अंदर बहुत सारे रीजनल संगठन को रख रखा है अपने अंदर, और बहुत सारे स्टेट्स के बारे में बता रहा है कि वो अब आगे निकलने वाले हैं। तो सत्ता के नए केंद्र तैयार होने वाले, या विकल्प, क्या विकल्प, ठीक है ना, विकल्प। तो कई लोगों ने मुझसे कहा कि सर सत्ता के नए विकल्प क्या है और सत्ता के नए केंद्र क्या है। तो सत्ता का नया केंद्र या सत्ता का नया विकल्प, ठीक है। पहले क्या है, अमेरिका है एक तरफ, और दूसरी तरफ आसियान, ठीक है, ब्रिक्स, सार्क और यूरोपियन यूनियन, ठीक है ना, ये है। और कई सारे देश हैं, चाहे वो फिर आपका जापान हो, दक्षिण कोरिया, रूस, भारत, चीन, ठीक है ना। तो इन सब देश, ये एक तरफ ये हो गया, और इसके विकल्प क्या हो बन रहे हैं अब यहाँ पे, ये बन रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को समझेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप सब लोगों में से जो भी लोग मेरा फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, वो क्या करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें। ये ट्वेल्थ के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बिल्कुल नया जुड़ा है ये, कोई आपको इतनी जानकारी नहीं देगा जितनी जानकारी मैं दे रहा हूँ, गारंटेड, ठीक है दोस्तों। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है ना, शेयर कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका काम है, पढ़ाना मेरा काम है। शुरू करते हैं। वीडियो लेक्चर लंबा है, ज़्यादा टाइम नहीं खींचेंगे दोस्तों। बात करते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या है, दो खेमे बन गए थे, ठीक है ना। एक तो अमेरिका का था, है ना, यूएसए, और दूसरा का था यूएसएसआर, ठीक है ना, रूस, है ना, सोवियत संघ। क्या, सोवियत संघ। आज की डेट में हम उसे रूस कहते हैं, पहले सोवियत संघ कहते थे। इसमें पूर्वी यूरोप के देश और रूस था। कौन था, और रूस था। और इधर कौन थे, इधर पश्चिमी यूरोप, और क्या था, आपका अमेरिका था। तो इनके बीच में क्या था, इनके बीच में संघर्ष, विचारधाराओं की लड़ाई थी। ये किस विचारधारा का था, पूंजीवादी विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन करता था। ये क्या कहता था कि भाई हमें आपका पूंजीवाद का समर्थन करता था, और लोकतांत्रिक प्रवृत्ति में विश्वास रखता था। लेकिन ये जो था, ये साम्यवादी देश था, ठीक है ना। ये साम्यवादी देश था, साम्यवादी इसकी व्यवस्था थी, ठीक है। ये जो साम्यवादी होते हैं वो पूंजीवाद के मुकाबले में कम उदार होते हैं। तो ये दो जो लड़ाई थी, विचारधाराओं की लड़ाई थी। अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा समझना चाहते हैं, पूंजीवाद और साम्यवाद के बाद समाजवाद के बारे में, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप सर्च कर सकते हैं, आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी डिटेल में। तो यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकता। तो दोनों के बीच में लड़ाई था, लेकिन आपने क्या हुआ कि 1990 के दशक तक आते आते यूएसएसआर बिखरने लग गया, क्योंकि साम्यवादी जिन देशों ने, पूर्वी यूरोप के देशों ने साम्यवादी व्यवस्था अपनाई थी, रूस का तो विकास हो रहा था, लेकिन उन देशों का विकास उस हिसाब से नहीं हो रहा था। तो जब आप एक व्यवस्था से उनका धीरे धीरे क्या होने लगा, मन उखड़ने लग गया, और उनका लगाव पूंजीवादी की तरफ होने लग गया। और कुछ यूएसएसआर वहाँ पे जो थे, गोरबोचो थे, उनकी जो खुलापन, ग्लासनोस्त और खुलापन की जो नीति थी, वो प्रेस्टोइका, ठीक है, और ग्लासनोस्त की जो पॉलिसी थी, उसने थोड़ा सा ढील दिया, और ये सारे देश आपस में बिखर गए।
तो बिखर गए। तो एक तरफ अमेरिका तो उतना वर्चस्वशाली था ही उस समय, अमेरिका तो उतना वर्चस्वशाली था, तो एक ध्रुवीय विश्व बन गया, एक ध्रुवीय विश्व का निर्माण हो गया, पहले क्या था, दो ध्रुव थे, एक तरफ तो अमेरिका यूएसए था और दूसरी तरफ यूएसएसआर थे, तो क्या थे, दो ध्रुव बने हुए थे। लेकिन अब क्या हो गया, एक ध्रुवीय विश्व में तब्दील हो गई थी अंतरराष्ट्रीय राजनीति, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है दोस्तों, कुछ नए नए रीजनल जो संगठन है, ठीक है ना, क्षेत्रीय संगठन, क्षेत्रीय संगठन आ रहे हैं, चाहे वो आपका यूरोपियन यूनियन चाहे आसियान हो, दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है सार्क, ब्रिक्स है। तो ये नए संगठन उभर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, ये आर्थिक सहयोग कर रहे हैं, आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक, ठीक है ना। मेन तो आर्थिक है भाई, पैसा है तो सब कुछ है, तो आर्थिक मेन है। तो इस तरह का संगठन ये बना रहे हैं जिसमें ये क्या कर सके, विकास कर सकें। दूसरी तरफ कुछ देश हैं जैसे भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान और इस तरह के देश, ये क्या कर रहे हैं, तेजी से विकास कर रहे हैं, बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं। इनकी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है, पिछले 20-30 सालों में इन्होंने काफी आगे निकल गए हैं। तो ये भी क्या है, ये विकल्प बन रहे हैं, एक क्या बन रहे हैं, ये भी विकल्प बन रहे हैं। किसके अगेंस्ट बन रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका के वर्चस्व के खिलाफ। ये उसके वर्चस्व को चुनौती देंगे। चीन तो सीधे सीधे चुनौती देता है भैया, चीन तो सीधे सीधे इसका सांप और नेवले वाला हाल होने वाला है आने वाले टाइम में। तो ये क्या है, ये चुनौती दे रहे हैं किसकी, इसकी अर्थव्यवस्था को चुनौती देंगे, अमेरिका की अर्थव्यवस्था को। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो यही है सत्ता के नए केंद्र। कौन है नया सत्ता के नए केंद्र, यूरोपीय यूनियन, आसियान, सार्क, ब्रिक्स, और कौन से हैं, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, रूस, चीन, ये सब क्या है, ये सब सत्ता के नए केंद्र बन रहे हैं, ठीक है ना। क्या हो रहा है कि जब सोवियत संघ का पतन हो गया तो क्या हो गया, व्यवस्था एक ध्रुवीय हो गई। लेकिन उसके बाद कई सारे देशों ने मिलकर क्या हुआ, क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग संगठन तैयार किया, ताकि क्या किया जा सके, अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दी जा सके। और कुछ देश भी बड़ी तेजी से आगे विकास कर रहे हैं, जो आने वाले टाइम में क्या करेंगे, अमेरिका को चुनौती देंगे। तो ये क्या है, सत्ता के नए केंद्र है। सत्ता का पुराना केंद्र अमेरिका है, जो द्वितीय विश्व युद्ध से बना हुआ है, सत्ता के केंद्र में है, ठीक है ना, पहला केंद्र। यूरोपीय सोवियत संघ 1990 तक दूसरा केंद्र था, जो अमेरिका को चुनौती दे सकता था। लेकिन उसके बाद जब से सोवियत संघ का पतन हो गया है ना, तब से सत्ता के एक 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 ध्रुवीय सत्ता मानी जा रही थी, अमेरिका की सत्ता मानी जा रही थी। लेकिन अब 21वीं सदी में ये सारे यूरोपीय यूनियन, आसियान, सार्क, ब्रिक्स और एक इंडिविजुअल के तौर पे भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, रूस, ये भी क्या कर रहे हैं, ये भी सत्ता के नए केंद्र बन रहे हैं, सत्ता के नए विकल्प बन रहे हैं, ठीक है ना। तो केंद्र हो या विकल्प हो, मतलब एक ही है दोस्तों। चलो दोस्तों, तो हम आज सबसे पहले डिस्कस करेंगे आसियान के बारे में। आसियान कैसे एक नया वो बन रहा है, ठीक है। तो ये आसियान का झंडा, फ्लैग है, आप इसको देखना, समझना। और इसकी स्थिति ये क्या है, ये एक बेसिकली 10 देशों का समूह है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होते हैं, थाईलैंड है, कंबोडिया, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये हैं। देखो आप एक बार नक्शे में देख लो इनकी स्थिति कहाँ है, ठीक है ना। कहाँ है, इनकी पूर्व साइड में, दक्षिण पूर्व में है, ठीक है ना। कहाँ है, दक्षिण पूर्व के अंदर में है। अगर आप इसको सेंटर बना देते हो तो यहाँ से ये दक्षिण पूर्व हो जाता है दोस्तों, ठीक है। नक्शा जरूर देखना है आप लोगों को, नक्शा जरूर देखना है। नक्शा अगर आपने देख लिया तो आधा काम आपको बहुत इजी हो जाएगा। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन एक क्षेत्रीय संगठन है। क्या है, एक क्षेत्रीय, एक रीजनल है, एक क्षेत्र के अंदर में है, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको नक्शे में दिखाया था, ना मैंने आप लोगों को। तो ये क्या है, एक प्रकार से ये एक क्षेत्रीय संगठन है। इस क्षेत्र के लोगों ने मिलकर ये किया है, एक संगठन बनाया है।
किसके लिए? अपने विकास के लिए। जो 1 मिनट, 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा। जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया है। तो एशिया प्रशांत के जो उपनिवेशी राष्ट्र है ना, उनकी ताकत के बीच, है ना, उनके बढ़ते तनाव के बीच, क्योंकि वो आपस में क्या करते रहते हैं? प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं। वो क्या करते रहते हैं? आपस में प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो परमाणु शक्ति में हो, या किसी और चीज में भी हो। तो वो क्या करते हैं? वो प्रतिस्पर्धा कर देते हैं, उत्पादन में प्रतिस्पर्धा करते हैं, तनाव में, व्यापार में करते हैं, आर्थिक क्षेत्र गतिविधियों में करते हैं, राजनीतिक गतिविधियों में करते हैं, और ताकत के लिए, शक्ति के लिए भी वो करते हैं। तो ऐसे में इन्होंने क्या किया है कि इनके बीच इन्होंने राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ाने के लिए अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया है? अपना क्षेत्रीय सहयोग संगठन स्थापित किया है आसियान देशों ने। इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है ना। आसियान का आदर्श वाक्य है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। तो इनका विजन क्या है? एक लक्ष्य, एक पहचान और एक कम्युनिटी, ठीक है ना, एक समुदाय, ठीक है। तो ये याद रखना। आसिया ये सीधे आपसे पूछ लेगा कि वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी किसका वो है, किसका आदर्श वाक्य है? आसियान का है, यूरोपियन यूनियन का है, सार्क का है, या फिर क्या बोलते हैं आपका ब्रिक्स का है? तो आपको याद रखना है कि वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी किसका वाक्य है? आसियान का वाक्य है। 8 अगस्त 1967 को आसियान घोषणा पत्र, बैंकॉक घोषणा भी कहते हैं इसको, पर संस्थापक राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षर करने के साथ ही आसियान की क्या हो गई थी साथियों? स्थापना हो गई थी। तो 8 अगस्त को क्या मनाया जाता है? आसियान दिवस मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई आपका आसियान दिवस कब मनाया जाता है? आसियान का सचिवालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। आसियान के संस्थापक राष्ट्र जो थे वो 5 थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ठीक है ना। क्या थे? 5 संस्थापक राज्य थे। शुरू में सिर्फ 5 ही सदस्य थे। कौन कौन से थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। को याद हो जाएगा आप लोगों को, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ठीक है ना। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। तो ये कौन कौन से थे? आपके 5 संस्थापक राज्य थे, ठीक है ना। एक बार दोहराएंगे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। याद भी करते चलेंगे। और 1984 में कौन आया? ब्रुनेई आया। वियतनाम 1995 में आया। लाओस और म्यांमार 1997 में आए। कंबोडिया 1999 में आया। तो सबसे लास्ट में कौन बना था सदस्य? कंबोडिया बना था 1999 में। तो आप ये बात याद रखोगे, ठीक है ना। पूछ सकता है कि सबसे आखिरी में आसियान का सदस्य कौन सा देश बना? तो कंबोडिया बना दोस्तों। कौन बना? कंबोडिया बना। या क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन आसियान के संस्थापकों में शामिल नहीं है? नहीं है ना। तो आपको ये याद रखना है, जो ये है ना, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया, ये नहीं है भैया, ये नहीं है, ठीक है ना, ये शामिल नहीं है। जब स्थापना हुई थी तो इंडोनेशिया था, मलेशिया था, फिलीपींस था, सिंगापुर था और थाईलैंड था। संस्थापक देश कितने थे? 5 थे, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आसियान देशों की कुल आबादी कितनी है? 650 मिलियन है। कितनी है दोस्तों? 650 मिलियन आबादी है। संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद जो है 8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। तो कितनी है? 8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर इसकी क्या है? संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद है। यह लगभग 86.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारी, चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है ना। तो ये बात
आप याद रखो कि कितना बड़ा व्यापार बिजनेस है इन देशों का, ठीक है ना। इस वजह से ये जो अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देते हैं। क्यों? क्योंकि इनका व्यापार कितना तगड़ा हो रहा है। भाई व्यापार होगा तभी तो पैसा आएगा। आज की डेट में आर्थिक शक्ति ही सब कुछ है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप जो मर्जी कर सकते हैं। आपके पास पैसा नहीं है तो आप कैसे हो जाएंगे? कटोरा लेके पाकिस्तान की तरह कटोरा लेके भीख मांगेंगे। क्या होंगे? पाकिस्तान की तरह कटोरा लेके भीख मांगेंगे। जैसे अमेरिका क्या पहले पाकिस्तान पहले अमेरिका से कटोरा लेके भीख मांग रहा था, अब चीन से भीख मांगता फिरता है ना। तो ये बात याद रखना। अब कौन कौन से भाई इसमें देख लो भाई, एक बार आपको देखना है तो देख लो। इंडोनेशिया कहाँ है? इंडोनेशिया ये रहा, ठीक है। मलेशिया, तो मलेशिया कहाँ पे? ये देश मलेशिया है। फिलीपींस, बहुत प्यारा देश है, देखो ये रहा, ये फिलीपींस है ना, ये फिलीपींस है। सिंगापुर कहाँ पे भाई? सिंगापुर ये रहा, ये सिंगापुर है, बिल्कुल भारत के यहाँ पे है ना। थाईलैंड, तो थाईलैंड कहाँ है दोस्तों? थाईलैंड ये रहा। भारत से थाईलैंड को पर्यटन बहुत अच्छा मिलता है ना, भारत के बहुत लोग जाते हैं घूमने। ब्रुनेई, तो ब्रुनेई इधर है ना, ये ब्रुनेई हो गया। वियतनाम, वियतनाम ये रहा है ना। फिर उसके बाद लाओस, तो लाओस कहाँ है भैया? इधर ही कहीं होगा यार, ये लाओस, ये रहा लाओस। फिर म्यांमार ये रहा। कंबोडिया, तो कंबोडिया कहाँ है? कंबोडिया भी इधर ही कहीं होगा। कंबोडिया ये रहा कंबोडिया। तो आप देख रहे हो ये बिल्कुल आसपास एक प्रकार से पड़ोसी हैं, सब आपस में पड़ोसी हैं। इन्होंने आपस में मिला। क्यों? यहाँ पे चाइना महाशक्ति है, महाशक्ति है ना, महाशक्ति। यहाँ रूस महाशक्ति है। और चीन क्या करता है? चीन इसको इस वाले जो है ना दक्षिण चीन सागर पे अपना दावा करता है कि ये मेरा है भैया, मेरा है, मेरा है। तो वैसे भी इन लोगों की दोस्ती होनी आपस में बहुत जरूरी है, आपस में सहयोग होना जरूरी है। नहीं तो चीन इन लोगों को खाना चालू कर देगा। क्या कर देगा? खाना चालू कर देगा, ठीक है ना। जैसे तिब्बत को कब्जा कर लिया ना, वैसे इनको भी खा जाएगा। ये बहुत कमीना आदमी है, एक नंबर का चट्टा आदमी है, ठीक है। तो आपने नक्शे में इनकी स्थिति समझ ली होगी। चलिए दोस्तों, अब उद्देश्य क्या है? अब इस रीजनल का जो संगठन बनाया है इसका कुछ ना कुछ उद्देश्य है। तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में समृद्ध और शांतिपूर्ण समुदाय के लिए आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना। तो इनका क्या उद्देश्य है? कि भाई आर्थिक विकास किया जाए। आर्थिक विकास कैसे आएगा भाई? आपस में जब हम कारोबार करेंगे, जो चीज़ हमारे यहाँ पे नहीं बनती है आपके यहाँ बनती है, आप हमें दे दो, और हमसे वो चीज़ें ले लो जो आपके यहाँ नहीं बनती है, ठीक है। तो इससे व्यापार होगा, व्यापार वाणिज्य होगा। या कोई चीज़ हमारे यहाँ पे महंगी है, आपके यहाँ पे सस्ती है, तो हम आपसे ले लेंगे, और हमारे यहाँ पे सस्ती है तो आप हमसे ले लेना। तो इससे क्या होगा? आर्थिक विकास होगा, ठीक है। सामाजिक प्रगति करेंगे भाई, सामाजिक प्रगति करेंगे। और सांस्कृतिक विकास में, सांस्कृतिक विकास के अंदर में क्या हो गया? पर्यटन वगैरह जुड़ जाएगा, रीति रिवाज परंपराएं वगैरह होंगी, ठीक है। तो ये तरह से इन सब चीज़ों में विकास करना, तेजी लाना, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। न्याय और कानून के शासन के लिए सम्मान, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का पालन के माध्यम से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना। अब क्या करेंगे भाई? संयुक्त चार्टर बनाएंगे और क्या करेंगे? ऐसे नियम कानून बनाएंगे जिससे क्या हो सके कि इस एरिया में शांति और स्थिरता को बढ़ावा मिले, ठीक है। क्या होगा? कि ऐसे कानून और नियमों का निर्माण करेंगे कि जिससे क्या होगा कि भाई या इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा मिले। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा तकनीकी, वैज्ञानिक, प्रशासनिक क्षेत्रों में सामान्य हित के मामलों पर सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना। तो जितने भी आर्थिक मामले हैं, सामाजिक मामले हैं, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक, इन सब चीज़ों में, इन सब मामलों में हम क्या करेंगे? एक दूसरे का सहयोग करेंगे और एक दूसरों की सहायता करेंगे, ठीक है ना। सहायता करेंगे और बढ़ावा कर देंगे उसको, ठीक है ना। कि भाई आओ आप हमारी क्या बोलते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हमारी आप मदद करो, हम आपको वैज्ञानिक जो तकनीक है हम उसमें मदद कर देंगे। आप सांस्कृतिक तौर पे हमारे यहाँ पे हेल्प करो, हम आपको आर्थिक तौर पे हेल्प कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो क्या है, आपस में सहयोग करना, उसको बढ़ावा देंगे। कृषि और उद्योग के अधिक उपयोग, व्यापार विस्तार, परिवहन, संचार सुविधाओं और लोगों के जीवन स्तर में सुधार में अधिक प्रभावी ढंग से सहयोग करेंगे। कि भाई क्या करेंगे? कृषि में सुधार करेंगे। कि भाई कुछ देशों में होता है कि कृषि
की उन्नत तकनीकें नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, जिनके पास उन्नत तकनीकें हैं वो उन देशों को, जिनके पास उन्नत तकनीकें नहीं है उनको कृषि की उन्नत तकनीकें देंगे, ठीक है, नए किस्म के बीज देंगे, नई टेक्नोलॉजी देंगे, ताकि वहां पे क्या हो सके, कृषि का उत्पादन ज्यादा हो सके, ठीक है ना, कृषि में उत्पादन ज्यादा हो सके। उद्योगों में भी सेम यही चीज करेंगे कि भाई नई नई मशीनें आ गई हैं, नई नई तकनीक आ गई हैं, उसका प्रयोग ये देश एक दूसरे को से मिलजुल के करेंगे। तो इससे क्या होगा, व्यापार में विस्तार होगा। परिवहन का निर्माण करेंगे। अब ये दो सास, इसमें कई सारे देश जो हैं आपस में क्या रहते हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, आपस में जुड़े हुए हैं। कौन कौन से देश, थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है, मलेशिया है, ठीक है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम सड़कों का निर्माण कर सकते हैं और एक दूसरे को जोड़ सकते हैं, जिससे क्या होगा, व्यापार में वृद्धि होगी, ठीक है। और जैसे सिंगापुर है, ब्रुनेई है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, इनको हम समुद्री मार्गों से और वायु मार्ग से एक दूसरे को जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, यातायात के साधनों को हम सरल बनाएंगे इसके अंतर्गत। इससे क्या होगा, सहयोग बढ़ेगा, ठीक है, व्यापार भी बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, जीवन स्तर में सुधार होगा, भाई बिजनेस भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा, सारी चीजें बढ़ेंगी। दक्षिण पूर्व एशियाई के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए भी ये किया गया है ये संगठन। कि अब क्या है कि आप अगर पहले देखते हो, जब से आसियान आया है ना, तब से थाईलैंड में और सिंगापुर में बहुत ज्यादा वो बढ़ गया है, क्या बोलते हैं, आपका टूरिस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है ना। तो ये इसी वजह से संभव है, किस वजह कि भाई आपने परिवहन की अच्छी सुविधाएं कर दी हैं, संचार व्यवस्थाएं अच्छी कर दी हैं, ठीक है, और लोगों का उस देशों में इंटरेस्ट हो गया है अध्ययन करने में कि वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ का सामाजिक परिवेश कैसा है, इन सब चीज़ों में उन लोगों ने इंटरेस्ट दिखाना चालू कर दिया है। मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ घनिष्ठ और लाभप्रद सहयोग। अब भाई आप एकजुट होके रहेंगे, आप संगठन बना के रहेंगे, तो आप बाकी देशों से या बाकी क्षेत्रीय सहयोगों से क्या कर सकते हैं, बार्गेनिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर किसी को सिंगापुर से अगर वो करना है, अगर किसी देश को सिंगापुर से अगर बिजनेस करना है, तो उसको पहले आसियान से बात करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और अगर और क्या आसियान से बात कर ली तो सिंगापुर ही नहीं 10 देश मिलेंगे व्यापार करने को, क्या मिलेंगे, 10 देश व्यापार करने को मिलेंगे। तो क्या है, ये बहुत लाभप्रद हो जाएगा, ये लाभप्रद हो जाएगा, ठीक है ना। एक अकेले देश को सब इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अब सबको पता है यार, वो आसियान है, वहां पे 10 देश हैं, वो एक बहुत बड़ा बाजार है, वहां पे एक अच्छा खासा व्यापार हमें मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये सारे इनके उद्देश्य हैं। ये यूरोपियन यूनियन है। तो आपने देखा कि भाई ये किस किस वजह से कितना इतना इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, इतना इतना ज्यादा महत्व रखता है, कि कहीं ना कहीं अमेरिका के वर्चस्व को ये चुनौती देता है, ठीक है ना। 7 बहुत अच्छे देश, मजबूत देश हैं ये सारे के सारे। इसमें एक दो देशों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे बहुत अच्छी स्थिति में है। वहाँ की प्रति व्यक्ति आय, क्या बोलते हैं आपका, प्रति व्यक्ति आय और उनका सकल घरेलू उत्पाद बहुत उच्च किस्म का है। तो ये क्या करते हैं, ये चुनौती देते हैं, ये कहीं ना कहीं सत्ता का एक नया केंद्र बन रहे हैं, ठीक है ना, सत्ता को नया केंद्र बन रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पे प्रभाव डालते हैं अब ये, ठीक है ना। अब यूरोपियन यूनियन, ये यूरोपीय यूनियन का फ्लैग है, आप इसको देख लीजिए, कितने सारे स्टार्स बने इसमें। पूछ सकता है ये क्वेश्चन कि कितने स्टार है यूरोपियन फ्लैग में। और ये इनकी स्थिति है, ठीक है ना। यूरोप का नक्शा है ये, सारे के सारे कंट्रीज हैं इसके अंदर, ठीक है ना। जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया, आपका फ्रांस हो गया, स्पेन, ठीक है, ये सारे बनते हैं। यूरोपियन संघ का जो पहले का नाम था वो यूरोपीय आर्थिक समुदाय था। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना रोम की संधि 1957 के फलस्वरूप 1 जनवरी 1958 को हुई। तो आपसे पूछेगा कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय की जो स्थापना है वो किस संधि के तहत हुई है, तो वो रोम की संधि है, ठीक है ना। रोम की संधि 1957 को हुई थी और इसके 6 सदस्यों ने मिलकर की थी, ठीक है ना। कौन थे, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और पश्चिमी जर्मनी, ठीक है ना। कौन थे, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और पश्चिमी जर्मनी। तो ये सारे देश थे, ठीक है। अब स्थापना के समय क्या हुआ, देखो भाई, स्थापना के समय यूरोपीय आर्थिक समुदाय को अमेरिका से क्या मार्शल प्लान के तहत सहायता मिलती थी। हुआ क्या था कि दोस्तों, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, तो सेकेंड वर्ल्ड वार में यूरोप के लगभग सारे देश शामिल थे, ठीक है। ब्रिटेन था,
और फ्रांस था, इटली, जर्मनी, इसके अलावा काफ़ी सारे देश थे। और वहाँ पे यूरोप में बड़ा नुकसान हो गया था, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। और विचारधाराओं के दो केंद्र तैयार हो गए थे। एक तरफ सोवियत संघ था और एक तरफ था यूएसए था। और उस समय जो अमेरिका के जो विदेश मंत्री थे मार्शल, उन्होंने कहा कि भैया अगर इस समय पश्चिमी यूरोप की मदद नहीं की गई है ना, पश्चिमी यूरोप जिसमें ये सारे देश आते हैं आपके यूरोपीय यूनियन के, अगर इनकी मदद नहीं गई तो ये साम्यवादी खेमे में चले जाएंगे, मतलब रूस की तरफ चले जाएंगे। क्या चले जाएंगे? रूस की तरफ। तो मार्शल ने जब ये सुझाव दिया तो इसी के तहत इन्होंने क्या किया कि पश्चिमी यूरोप की मदद की और उसको मार्शल प्लान का नाम दे दिया। क्या है ये? मार्शल का प्लान है यूरोप, ठीक है ना, पश्चिमी यूरोपियन की मदद, है ना, पश्चिमी यूरोपियन की मदद कि ताकि ये साम्यवादी खेमे में ना जाएं, ये मेरी बात माने, मेरे हिसाब से रहें, मैं दादा हूं इनका, कहने का मतलब ये था, ठीक है ना। तो ये चीज थी कि ठीक है कि भाई ये क्या हो गया कि भाई अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप की मदद करनी चालू कर दी मार्शल प्लान की तरह। और आर्थिक मदद हुआ करती थी, ये पैसे वैसे दिया करते थे, उनको तकनीक दिया करते थे, हथियार वगैरह की भी सप्लाई थी, तकनीक भी दिया करते थे, उद्योग धंधे लगवाने में मदद की इन्होंने, तो पैसों से मदद की। परंतु 1991 में सोवियत संघ के पतन के पश्चात अब क्या हो गया कि 1991 में तो 90-91 में सोवियत संघ गया काम से, बाय बाय टाटा हो गया, है ना, ठीक है, ये तो खत्म हो गया। तो खत्म हो गया तो अमेरिका को लगा कि अब कौन जाएगा सोवियत संघ में, जब सोवियत संघ है ही नहीं है तो उस खेमे में जाएगा कौन। तो इसने पश्चिमी यूरोप की मदद करनी बंद कर दी, पश्चिमी यूरोप की मदद करनी बंद कर दी। तो इसने पश्चिमी यूरोप की मदद करनी बंद कर दी और क्या किया कि भाई पूर्वी यूरोप पे अपना ध्यान देने लग गया, क्योंकि पूर्वी यूरोप अभी नए नए आजाद हुए थे और वहां की जो व्यवस्था थी साम्यवादी व्यवस्था को उन्होंने त्याग दिया और वो लोकतांत्रिक करना था उनको, लोकतांत्रिक 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 बनाना था उनको। और क्या बनाना था? पूंजीवादी बनाना था, पूंजीवादी, अपने जैसा बनाना था अमेरिका को। तो उसने पूर्वी यूरोप पर बल देना चालू कर दिया, पूर्वी यूरोप पे बदल देना चालू कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि भाई इससे जो था ना पश्चिमी यूरोप की क्या हो गई? उपेक्षा हुई, ठीक है ना, उन्होंने आपस में थोड़ा बेइज्जती भी महसूस की। तो इसलिए पश्चिमी यूरोप के देशों ने मॉस्ट्रिच संधि के तहत 1992 में ये संधि हुई थी 1992 में, ठीक है ना, के तहत 1993 यूरोपियन संघ की स्थापना कर दी कि भैया हमने यूरोपियन संघ बना दिया, अमेरिका अब तुम भाड़ में जाओ, अब हमें तुम्हारी आर्थिक सहायता की आवश्यकता नहीं है। क्या है? अब हमें तुम्हारी आर्थिक सहायता की जरूरत नहीं है, तुम आर्थिक सहायता तो करते थे, बदले में तुम भी लाभ कमाते थे और तुमने अब हमें मदद देनी बंद कर दी, तुम्हें पूर्वी यूरोप की ज्यादा चिंता है तो जाओ तुम पूर्वी यूरोप को देखो, हम अपना फायदा खुद कर लेंगे। उन्होंने क्या कर दिया? यूरोपीय संघ की स्थापना कर दी, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो ये था इनका वो करने के लिए, ठीक है। तो मॉस्ट्रिच संधि 1992 के तहत यूरोपियन संघ की स्थापना 1993 में हो गई। अब यूरोपियन संघ क्या है भैया? यूरोपीय संघ एक एकल की नीति अपनाता है, ठीक है ना, मतलब सारे देश एक नीति पे चलते हैं, अपनाकर अमेरिका को आर्थिक चुनौती देता है भैया, आर्थिक चुनौती, क्योंकि यूरोपीय संघ बहुत पैसे वाला, बहुत समृद्ध संघ है, ठीक है ना, अमेरिका के बाद इसी का नंबर है। यूरोपीय संघ विश्व का सबसे शक्तिशाली क्षेत्रीय संगठन है, ठीक है ना। यद्यपि यूरोजोन संकट 2012-13 और ब्रेग्जिट घटना जो है कि भाई जो ये है 2016 के अंदर में ब्रिटेन ब्रिटेन में जनमत संग्रह करवाया, जनमत संग्रह, और उसमें ये निकल के आया कि हमें क्या करना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन से, ठीक है ना, यूरोपियन यूनियन से निकल जाना चाहिए बाहर। तो ब्रेग्जिट की घटना हो गई कि ये अब इससे बाहर निकल गया है, ठीक है ना, 2016 के बाद इसके प्रभाव में कमी आई है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। यूरोपियन संघ
अपनी प्रगति के लिए, ठीक है ना, आंतरिक और बाह्य प्रयास, अंदर भी विकास कर रहा है और बाहर भी विकास कर रहा है, ठीक है ना, अन्य देशों के साथ भी रिश्ते बना रहा है और अपने जो देश के अपने सदस्य देश हैं उनके संग तो वो कर ही रहा है, अपने अंदर बेहतर करने की कोशिश कर ही रहा है और बाहर के देशों के संग भी संबंध बना रहा है, तो आंतरिक और बाह्य दोनों प्रयास कर रहा है। यूरोपीय संघ की कुछ विशेषताएं हैं। यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग संस्था है, अब राजनीतिक संस्था में भी बदल गई है। मतलब पहले तो ये आर्थिक सहयोग के लिए बनाया गया था, अब राजनीतिक सहयोग भी होता है इसके अंदर और राजनीतिक निर्णय भी लिए जाते हैं। तो क्या है, ये आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरह के निर्णय लिए जाते हैं। तो आर्थिक सहयोग संस्था भी है और राजनीतिक संस्था भी है। यूरोपीय संघ का स्वरूप अब एक संघ की तरह हो गया है, ठीक है ना। तो किसकी तरह हो गया, एक संघ की तरह हो गया है, जिसकी अपनी संसद है, अपना झंडा है, अपना कार्यालय है, अपना राष्ट्रगान बनाया, अपनी मुद्रा भी बना दी है भाई। यूरो मुद्रा इनकी अपनी मुद्रा है जो पूरे उसमें चलती है, ठीक है। इन्होंने तो आप क्या है कि आप क्या बोलते हैं, जर्मनी की आप यूरो मुद्रा लेके जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस और इसके जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं हर जगह यूरो मुद्रा चला सकते हो, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, यूरो मुद्रा से व्यापार करने में आसानी होगी। अब अगर हमें श्रीलंका जाना है तो हमें करना होगा, श्रीलंका की मुद्रा अपने जेब में रखनी पड़ेगी। इसी तरह से मालदीव जाना है तो मालदीव की मुद्रा रखनी पड़ेगी हमें। इसी तरह से हमें अगर पाकिस्तान जाना है, पाकिस्तान की मुद्रा रखनी पड़ेगी। नेपाल जाना है, नेपाल की मुद्रा। लेकिन सार्क देश जो हैं, इनमें ये सारे सदस्य हैं सार्क जो मैंने नाम गिनवाए, अगर उसकी कोई अपनी मुद्रा हो तो मैं सिर्फ सार्क वाली मुद्रा रखूंगा और सारे देशों में घूम आऊंगा, ठीक है ना, और जो मर्जी व्यापार कर सकता हूं। वर्ष 2016 में ये दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था थी, बड़ी अर्थव्यवस्था थी, जिसका सकल घरेलू उत्पाद इतना था, ठीक है ना। आप याद रखना $17,000, शायद ये गलत है, $17,000 नहीं होगा, इससे ज्यादा होगा, ठीक है। आप इस पर गौर मत कीजिएगा, गलत हो गया, ठीक है। यूरोपीय संघ की विश्व व्यापार में साझेदारी अमेरिका से 3 गुना है, ठीक है ना। तो यूरोपीय संघ की पूरे विश्व में जो व्यापार में साझेदारी है वो अमेरिका के मुकाबले में 3 गुना है, मतलब अमेरिका से 3 टाइम ज्यादा ही है। यूरोपीय संघ का आर्थिक प्रभाव यूरोप पे भी है, एशिया पर, अफ्रीका पे और अन्य देशों पे भी है। तो इस वजह से अमेरिका को ये एक चुनौती दे रहा है, एक विकल्प के रूप में उभर रहा है, एक नया उसमें विकल्प बन रहा है। यह विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, तो ये WTO में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यूरोपीय संघ का एक सदस्य अर्थात फ्रांस यूनाइटेड नेशन के सुरक्षा परिषद का सदस्य है, ठीक है ना। यूएनओ हमने पढ़ा था ना, जिसमें वीटो वाले देश थे। तो पहले तो फ्रांस और इंग्लैंड भी थे, पहले फ्रांस था, इंग्लैंड भी था। तो इंग्लैंड तो अब निकल गया बाहर, अब फ्रांस रह गया और फ्रांस के पास क्या है, वीटो है। अगर मान लो कोई ऐसा मामला अटकता है जिसपे यूरोपियन यूनियन के हित में नहीं है तो ये अपना वीटो भी यूज कर सकता है, ले भाई ले वीटो, असहमत जाओ, अब ये कानून ही पास नहीं होगा, ठीक है ना। अगर कोई ऐसा कानून जो यूरोपीय संघ के विरोध में हो, उसके प्रतिकूल हो, तो ये वीटो लगा देगा, लो भाई वीटो जाओ, अब अपना ऐसी की तैसी करवाओ, अब ये कानून नहीं बन सकता। एक विकसित और परमाणु संपन्न राष्ट्र है, ठीक है ना। तो फ्रांस क्या है, एक विकसित और परमाणु संपन्न राष्ट्र है और ये बहुत सारे हथियार अन्य देशों को भेजता है, ठीक है ना। राफेल वगैरह आपने सुना होगा, काफी छाया हुआ है। यूरोपीय संघ के देशों ने अपनी विदेश नीति और रक्षा नीति के लिए एकल नीति अपनाई है, मतलब एक नीति बनाएंगे हम पूरे संघ के लिए। जो हमारी विदेश नीति होगी वो पूरे सारे समुदाय के जितने भी सदस्य हैं उनके लिए एक ही नीति होगी, ठीक है। विदेश नीति और रक्षा नीति एक ही होगी, ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग राष्ट्र अलग अलग रक्षा नीति बनाएगा, नहीं। इतना होने के बावजूद भी भाई इनमें आपस में मतभेद है ना, आपस में मतभेद है। जब कई बार इसके सदस्य देश एक दूसरे के विरोध में भी होते हैं, जैसे इराक हमले पे अमेरिका के हमले के समय ब्रिटेन तो अमेरिका के साथ था कि भैया मारो इराक को, हड्डी तोड़ो इसकी, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इस हमले के विरोध में थे। तो इस तरह से इनके बीच में भी आपस में मतभेद पाया जाता है कि भाई किसी मसले पे ये बट जाते हैं। यूरोप में सभी देश यूरो मुद्रा को स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है ना। हर एक देश यूरो मुद्रा, मतलब हर एक नहीं, कुछ एक देश हैं जो यूरो मुद्रा को स्वीकार नहीं करते हैं। यूरोपीय संघ के कई सदस्य देशों का अमेरिका से घनिष्ठ संबंध है। अब कई यूरोप के कई देश हैं वो अमेरिका से बहुत ज़्यादा लगे हुए थे, जैसे कि इंग्लैंड, वो बहुत ज़्यादा अमेरिका के चिपका हुआ था। ब्रेग्जिट की घटना हुई है जो जिससे इंग्लैंड बाहर चला गया है, तो ये भी एक समस्या है।
अब ये है ना यूरोपियन यूनियन संघ ने, ठीक है ना, यूरोपियन यूरोपियन यूनियन ने क्या किया था कि वर्ष 2003 में यूरोपीय संघ का संविधान बनाने का प्रयास किया था कि भाई इन सभी देशों का मिलाकर एक संविधान बना दिया जाए, लेकिन वो उसमें असफल रहा। क्या रहा? असफल रहा, ठीक है ना, ये सफल नहीं असफल है, असफल, तो ये असफल रहा। राष्ट्रों की संप्रभुता यूरोपीय संघ के कार्य संचालन और नीति निर्माण में बाधक है। अब देशों के जब अपने अहंकार टकरा जाते हैं, अपने हित टकरा जाते हैं, अपनी संप्रभुता आड़े आ जाती है, तो फिर क्या होता है, नीति निर्माण में फिर दिक्कत हो जाती है, बाधा उत्पन्न हो जाती है साथियों। यूरोपीय संघ के गठन के मुख्य उद्देश्य क्या है? एक समान विदेश नीति, एक समान विदेश नीति और सुरक्षा नीति को अपनाना, कि भाई हम सारे क्या होंगे कि हम आपस में सभी मिलकर सुरक्षा करेंगे और हम सबकी मिलकर एक विदेश नीति होगी, ठीक है ना, कि हम कोई ऐसा नहीं है कि हम आपका जर्मनी अलग सोच रहा है और फ्रांस अलग सोच रहा है, नहीं, ऐसा नहीं, हम सब लोग हम लोगों की एक विदेश नीति होगी और एक सुरक्षा नीति होगी जिसका हम प्रयोग करेंगे। आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों पर सहयोग करना एक दूसरे का। अब ये आंतरिक मामले में होंगे, भाई इनके बीच में अगर कोई मामला है, कोई विवाद है, चाहे वो अप्रवासियों से संबंधित है या किसी जाति से संबंधित है या कोई सीमा विवाद है, तो इन आंतरिक मामलों को हम क्या करेंगे, आपस में सुलझाएंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे उसमें, ठीक है। सभी सदस्य राष्ट्रों के लिए एक मुद्रा का चलन, कि सभी राष्ट्र एक मुद्रा चलाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि अलग अलग मुद्रा रखने की जरूरत नहीं है। यूरोपीय राष्ट्र बहुत छोटे छोटे राष्ट्र हैं और आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि कई बार एक ही महीने में कोई व्यापारी बार बार एक देश से दूसरे देश में वो करता है, आवागमन करता है, तो दिक्कत क्या आती है कि भाई वीजा की दिक्कत आ जाती है और मुद्रा की दिक्कत आ जाती है। लेकिन अगर वीजा और मुद्रा एक होगी, है ना, तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अब मैं किसी भी यूरोपीय यूनियन के किसी भी देश में बिना वीजा के आ जा सकता हूं और यूरो मुद्रा के द्वारा मैं व्यापार और लेन देन कर सकता हूं। तो ये इनका मुख्य उद्देश्य था। इनके लक्ष्य क्या क्या हैं? यू के सभी नागरिकों के लिए शांति मूल्य व कल्याण को प्रोत्साहित करना। तो क्या करना है कि भाई शांतिपूर्ण हो, उनका कल्याण हो, उनके मूल्यों की रक्षा हो, तो ये इनका उद्देश्य है, ठीक है। आंतरिक सीमाओं के बिना स्वतंत्रता, सुरक्षा और न्याय प्रदान करना, कि भाई इनके देश के बीच में आंतरिक जो सीमाएं हैं वो सीमाएं ना हो और क्या हो, और उन सीमाओं के बिना ही स्वतंत्रता, सुरक्षा और न्याय मिले। और भारत और पाकिस्तान की सीमा पे आप चले जाओगे, गोली मार देगा, तुरंत गोली मार देगा देखते ही, ठीक है। जरा सा पैर बढ़ाया नहीं, ठाए से गोली मार देगा। हो सकता है कि हमारे आर्मी का जवान ही हमें गोली मार दे, क्यों? क्योंकि उसे क्या पता है कि ये कौन है, ये कौन है। लेकिन यू के अंदर में इन्होंने सीमाओं को समाप्त कर दिया है कि भाई आप इधर आ सकते हो, उधर जा सकते हो, ठीक है। आपसे पूछेगा तो आप दिखा देना, आपके पास यूरोपियन यूनियन का क्या होगा, वो होगा, एक पहचान होगी, ठीक है, एक पहचान होगी, तो उससे काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये यूरोपियन यूनियन का मकसद है। इससे क्या होगा, स्वतंत्रता मिलेगी आपको इधर उधर जाने की, आपको सुरक्षा भी मिलेगी, ठीक है, और आपको न्याय भी मिलेगा। एक सतत विकास, संतुलित आर्थिक वृद्धि, मूल्य स्थिरता, पूर्ण रोजगार, सामाजिक प्रगति, एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार, अर्थव्यवस्था और पर्यावरणीय सुरक्षा। तो यहाँ पे क्या क्या मिल सकता है भाई, सतत विकास पे आधारित है ये, ठीक है। आपका मूल्य स्थिरता होगी, यहाँ पे रोजगार मिलेगा, सामाजिक प्रगति मिलेगी यू के देश उसमें, और प्रतिस्पर्धी बाजार। अब देखो दोस्तों क्या है कि भाई यूरोप का एक राज्य ऐसा है जहाँ पे रोजगार मतलब काम करने वाले लोग ही नहीं है, ठीक है। वहां पे रोजगार तो है, काम करने वाले लोग नहीं है। और यू का एक देश ऐसा है जहां पे बेरोजगारी ज्यादा है, तो वहां के बेरोजगार लोग उस देश में जाके क्या कर लेंगे, रोजगार कर लेंगे, तो रोजगार मिल गया, है ना। और पूरे उसमें यूरोप में कहीं पे कोई चीज महंगी बनती है और कहीं पे कोई चीज सस्ती मिलती है, तो सस्ती वाली चीज वहां ले जाके बेच सकता है, तो वहां के लोगों को सस्ती चीज मिल जाएगी, तो प्रतिस्पर्धी बाजार हो गया। अर्थव्यवस्था भी विकास करेगी, पर्यावरण सुरक्षा पे मिलजुल के काम करेंगे ये लोग, है ना। तो ये सारी ये इसके लक्ष्य है। सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव का क्या करेंगे, निवारण कर देंगे। तो सामाजिक जो बहिष्कार है उसके और भेदभाव जो है उसको समाप्त करेंगे। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देंगे। अब यू के कई सारे देश हैं, अब इनको अलग अलग देशों को सैटेलाइट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यू अपना एक सैटेलाइट बना के आसमान में भेज देगा और उससे सारे देशों को सूचनाएं
मिलती रहेंगी। तो ये क्या है, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। या किसी एक देश ने कोई नई तकनीक ढूंढी तो वो सभी देशों को दे देगा और हर कोई उसका यूज करेगा और फायदा उठाएगा, प्रयोग में लाएगा। यूके के मध्य आर्थिक, सामाजिक और क्षेत्रीय एकजुटता का समन्वय को बढ़ाना। तो क्या आर्थिक, सामाजिक और क्षेत्रीय एकजुटता है और उसको समन्वय को, एकता को बढ़ावा देना। इसकी समृद्ध सांस्कृतिक और भाषाई विविधता का सम्मान करना। अब क्या होगा कि इसके तहत भाई जर्मनी की अलग भाषा है, फ्रांस की अलग भाषा है, अन्य कोई देश है उसकी अलग भाषा है, तो एक दूसरे की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता का सम्मान भी करेंगे। ये एक आर्थिक और मौद्रिक यूनियन की स्थापना करना, जैसे यूरो मुद्रा, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये आपको व्यापार करने में आसानी होगी, आपको अलग अलग देशों की मुद्रा लेकर जेब में घूमने की जरूरत नहीं है। आप यूरो मुद्रा रख लो और पूरे यूरोप के कोई भी देश हो वहां पे आप जाके व्यापार या लेन देन, खाना पीना कर सकते हो। अब ये था आपका यूरोपियन। अब था दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सार्क। सार्क के बारे में समझेंगे। ये भाई सार्क के देश हैं, ठीक है ना। ये छोटा देश है, इसको हर कोई जानता है, पाकिस्तान। क्या है, पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है ना, पाकिस्तान चोर एक नंबर का। ये रहा, ये तो अफगानिस्तान है, सॉरी दोस्तों मैंने अफगानिस्तान को बोल दिया। अफगानिस्तान अच्छा है, वो अपना दोस्त है। ये है छोटा पाकिस्तान, ठीक है ना, छोटा पाकिस्तान। पाकिस्तान चोर है, जिसका खाता है उसी की थाली में छेद करता है, और थूक के चाटना तो कोई पाकिस्तान से सीखे। ये अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ठीक है ना। ये सबसे बाद में सदस्य बना इसका, ठीक है ना। ये नेपाल है। नेपाल आजकल हवा में बहुत ज्यादा उड़ रहा है। क्या उड़ रहा है, हवा में बहुत ज्यादा उड़ रहा है। ये भूटान है, ठीक है। ये म्यांमार है, ठीक है ना। क्या है, म्यांमार है। ये क्या है, मालदीव है। ये श्रीलंका है, ठीक है। ये बांग्लादेश ये भारत है ना। तो नेपाल हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और भूटान। तो ये सारे देश मिलके बनाते हैं, ठीक है ना। तो आप कहोगे म्यांमार भी पड़ोसी है, चीन भी पड़ोसी है। तो चीन को हम सार्क में शामिल ही नहीं करना चाहते और इसे हम शामिल भी नहीं होने देंगे, ठीक है ना, नहीं होने देंगे। और म्यांमार भी हमारे उसमें, ये वाला एरिया जो है ये हमारे उसमें नहीं आता है, सार्क में नहीं आता है, ठीक है, सार्क में नहीं आता है। भविष्य में हो सकता है आपको देखने को मिले, हो सकता है, ठीक है, लेकिन अभी ये हमारे उसमें नहीं है, ठीक है। तो ये सारे सार्क के देश हैं, इनकी आपने स्थिति, सिचुएशन आपने देख ली। अब इसका पूरा नाम देखिए क्या है, सार्क दक्षेत का पूरा नाम क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है ना, कोऑपरेशन। तो क्या है, आपसे सीधा पहला सवाल पूछेगा कि सार्क की फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म क्या है, फॉर्म क्या है। तो आपको याद रखना है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, अर्थात दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। 7-8 दिसंबर 1985 को ढाका में दक्षिणी एशिया के 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन हुआ तथा सार्क की स्थापना हुई। ये देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव थे, ठीक है ना। तो ये 7 पड़ोसी देश थे जिन्होंने मिलकर इसमें किया। इसका मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू। कहाँ है, काठमांडू। 3-4 अप्रैल 2007 को नई दिल्ली में 14वें शिखर सम्मेलन जो हुआ था उसमें अफगानिस्तान को शामिल कर लिया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अफगानिस्तान को सार्क में कब सम्मिलित किया गया था, तो 2007। क्वेश्चन ये बनता है। या आपसे पूछेगा कि सबसे नया, सार्क का सबसे नया सदस्य कौन है, तो वो है अफगानिस्तान, ठीक है। ये बात याद रखना, ये 8वां सदस्य बना था। दक्षिणी एशियाई देशों का क्षेत्रीय संघ बनाने का विचार बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जिया उर रहमान को दिया जाता है। तो किसने कहा था, जिया उर रहमान। ये भी क्वेश्चन बनता है कि सार्क के संगठन का विचार सबसे पहले किसने दिया, तो जिया उर रहमान ने दिया। कौन है, बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति। उद्देश्य क्या है, दक्षिणी एशिया क्षेत्र की जनता का कल्याण और उनके जीवन स्तर में
सुधार लाना, ठीक है ना। तो दक्षिण एशिया का एरिया एक ऐसा था, भारत ने तो अब काफी विकास कर लिया है, लेकिन उस समय जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय भारत को भी बहुत ज्यादा जरूरत थी, ठीक है ना, कल्याण की और यहाँ के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने की। तो इन लोगों ने कहा कि भाई हम आपस में कुछ व्यापार करेंगे, कुछ तकनीकी आदान प्रदान करेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, दूसरे को आत्मनिर्भर बनाएंगे, व्यापार में सहयोग करेंगे, तकनीक में सहयोग करेंगे, शिक्षा में सहयोग करेंगे, और क्या क्या करेंगे, हम आप हमारी जो यहाँ की जनता है उनका कल्याण करेंगे और जीवन स्तर में सुधार लेके आएंगे। दक्षिण एशिया के देशों की सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना। तो क्या है, ये देश क्या चाहते हैं, सामूहिक रूप से आपस में आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, ठीक है ना, कि हम आत्मनिर्भर बने, और उसके लिए ये आपस में सहयोग करने के लिए इन्होंने गठन किया। क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना, ठीक है ना। तो इन देश में में जो सांस्कृतिक विकास है, सामाजिक और आर्थिक विकास है, उनका 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 विकास करना, तेजी से विकास करना। पिछड़े हुए थे, इनकी संस्कृति पिछड़ी हुई थी, सामाजिक इसमें जाति के नाम पे, संस्कृति के नाम पे, धर्म के नाम पे ये क्या थे, ये आपस में बटे हुए थे। तो जरा 1 मिनट होल्ड कीजिए। हेलो, हाँ बेटा तुम ले आओ, मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, ले आओ। तो क्या है कि भाई आर्थिक सहयोग करेंगे, आर्थिक सहयोग में पैसे से हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, हम कुछ कुछ जो है तकनीक दे सकते हैं, सामाजिक तौर पे हम मदद करेंगे कि भाई जो भेदभाव मिटाना है, या भेदभाव के नाम पे कोई कहीं अहिंसा फैल रही है तो उसको समाप्त करेंगे, सांस्कृतिक विकास करेंगे, एक दूसरे का संस्कृतियों का आदान प्रदान करेंगे, तो इससे क्या होगी, तेजी आएगी। आपसी विश्वास, सूझबूझ तथा एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन करेंगे। तो भाई एक ऐसा मंच होगा जहाँ पे हम बैठेंगे और हम क्या करेंगे, एक दूसरे की समस्याओं को समझेंगे, सुनेंगे, मूल्यांकन करेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे और उसको सुलझाएंगे। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में सक्रिय सहयोग करेंगे और पारस्परिक सहायता में वृद्धि करेंगे। तो भाई जो भी हमारी आर्थिक मदद करेंगे, पैसे से या कोई संसाधन देना है, ठीक है ना, उसमें एक दूसरे की मदद करेंगे। सांस्कृतिक तौर पे हम एक दूसरे से संस्कृतियों को का सम्मान करेंगे, संस्कृतियों का आदान प्रदान करेंगे, तकनीक देंगे, है ना, एक दूसरे को तकनीक देंगे कि भाई किसी के पास ऐसी तकनीक हो, बांध बनाने की तकनीक हो गई, या जैसे कि भारत अफगानिस्तान में क्या कर रहा है, सड़कों का निर्माण कर रहा है, ठीक है ना, और भूटान में बिजली से संबंधित परियोजनाओं पे कार्य कर रहा है, तो तकनीकों का आदान प्रदान करेंगे। वैज्ञानिक क्षेत्र में सहयोग करेंगे कि भाई मालदीव, आपका बांग्लादेश, आपका श्रीलंका, ये तो हमारे समुद्र के किनारे है, समुद्र के किनारे बसे पड़ोसी देश हैं। अगर कोई तूफान आ रहा है या कुछ इस तरह की कोई आपदा आ रही है तो हम एक दूसरे में सहयोग कर सकते हैं, यहाँ के वैज्ञानिक सूचना दे सकते हैं कि भाई वहाँ से तूफान आ रहा है, आप क्या कर दीजिए, अलर्ट जारी कर दीजिए। तो इस तरह के सहयोग में भी हम एक दूसरे में सहयोग करेंगे, ठीक है ना। अब मतलब आर्थिक सहयोग है, भैया मछली पालन है, अब ये समुद्र इधर चीन है, इधर भारत की सीमा लग रही है, भारत का इधर तू मछली नहीं पकड़ेगा, इधर मैं मछली नहीं पकड़ूंगा, ठीक है ना, तो दोनों के बीच में विवाद होगा, भैया तू भी मछली पकड़, हम भी मछली पकड़ें और व्यापार करें, बिजनेस करें, आर्थिक लाभ कमाएं। अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग करना, सामान्य हित के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग मजबूत करना। अब जब अंतर्राष्ट्रीय जैसे आपका महासभा, यूनाइटेड नेशंस वगैरह में आप जाते हो, तो आप एक 7-8 देशों का समूह बन के जाते हो, तो आपकी बात ज़्यादा सुनी जाएगी और ज़्यादा मजबूती से आप रख पाओगे। एक अकेला देश बन के जाओगे तो फिर आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। अगर श्रीलंका अपनी बात सार्क के माध्यम से कहेगा तो उसका ज़्यादा महत्व होगा, लेकिन अगर वो इंडिविजुअल तौर पे अपनी बात करने जाएगा तो उसका इतना महत्व नहीं होगा। और ये जो इतने सारे इन्होंने ये उद्देश्य रखे हैं ना, सबसे बड़ी जो बुराई है ना, आलोचना यही है इसके असफल होने का कारण कि आप एक बार में इतने सारे टारगेट कैसे रख सकते हो। आपको जब भी रखना है तो आप एक एक दो दो टारगेट करके रखोगे तो उससे ज़्यादा आसानी होगी। थैंक यू, धन्यवाद, आप जा सकते हैं। तो ये टारगेट छोटे छोटे होने चाहिए, कम होने चाहिए, है ना। दरवाजा बंद कर दो, हवा हवा आएगी ठंडी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
अब इनके सिद्धांत क्या हैं, कुछ सिद्धांत भी इन्होंने बनाए। संगठन के ढांचे के अंतर्गत सहयोग, समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, एक दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना और आपसी लाभ के सिद्धांतों का सम्मान करना। कहने का मतलब ये कि भाई हम आपस में क्या करेंगे, सहयोग करेंगे, हम आपस में समान है, कोई देश छोटा बड़ा नहीं है। क्षेत्रीय अखंडता मतलब हम किसी के क्षेत्रों में वो नहीं करेंगे, अतिक्रमण नहीं करेंगे कि हम उसके, वो कमजोर देश है तो उसके क्षेत्र को हड़प ले, नहीं, है ना, ऐसा नहीं करेंगे। राजनीतिक रूप से सारे देश स्वतंत्र हैं, किसी का किसी के कोई अगर कोई कानून लाना चाहता है, कोई कानून बनाना चाहता है तो हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे राजनीतिक मामले में, ठीक है। दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, भाई अंदर के जो मामले हैं ठीक है आप सुलटाओ। और आपसी लाभ का के सिद्धांतों का सम्मान करेंगे कि भाई किसी का कोई लाभ हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हम उसका सम्मान करते हैं। तो ये सारा इन्होंने डिसाइड किया। सार्क ने अपना वो बना रखा है, बकायदा संविधान बना रखा है, उसका आर्टिकल 2 है ये। इसका प्रकार का सहयोग द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग का स्थान नहीं लेगा बल्कि उनका पूरक होगा, है ना। और इस प्रकार का सहयोग द्विपक्षीय बहुपक्षीय उत्तरदायित्वों का विरोध नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार का जो सहयोग होगा, अगर मान लो दो देश अगर आपस में वो करते हैं, सहयोग करते हैं, तो क्या होगा कि ये द्विपक्षीय और बहुपक्षीय उत्तरदायित्वों का विरोध नहीं होगा। इसमें एक और चीज है कि भाई द्विपक्षीय मामलों को नहीं उठाया जाएगा। क्या करेगा, द्विपक्षीय मामलों को नहीं उठाया जाएगा, जो जैसे कि भारत और पाकिस्तान उठाता रहता है, ठीक है ना। तो क्या है, दो पक्षीय मामले नहीं उठाए जाएंगे। और पाकिस्तान चुट्टा क्या करता है, हमेशा जम्मू कश्मीर का मामला उठाता है, जम्मू कश्मीर का मामला। एक तो हमारा क्या है, क्षेत्रीय अखंडता से जुड़ा हुआ है, और दूसरा ये द्विपक्षीय मामला है। तो आप दो पक्षीय मामला नहीं उठाएंगे, यहाँ पे तो सभी बहुपक्षीय वाले मामले उठाने हैं कि भाई सबका आर्थिक विकास। हमने जो आर्टिकल में जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य में क्या है, सबका विकास करना है। आप अपनी इंडिविजुअल की बात नहीं कर सकते इस तरह। अब इसकी उपलब्धियां, भारत पाकिस्तान के मध्य जो ये संघर्ष तनावपूर्ण है ना, तो इसमें क्या है कि ये कहीं ना कहीं जो सार्क का जो मंच है ना, क्या कर सकता है, इनके बीच में मित्रता, ठीक है, और सहयोग की दिशा में काम कर सकता है, है ना। भाई आप चाहे कितनी भी आप लोगों के बीच में दुश्मनी हो, कितने भी हो, सार्क का जब सम्मेलन होगा तो दोनों आके आमने सामने बैठोगे, तो कहीं ना कहीं एक माहौल बनेगा कि भाई आपके बीच में जो संघर्ष है वो कम हो, गतिरोध कम हो, मतभेद कम हो, और भाईचारा को बढ़ावा मिले। अब सार्क ने साफ्टा को अपनाया है ना, साफ्टा को अपनाकर व्यापार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। तो साफ्टा का मतलब कि जैसे इन्होंने क्या किया कि आपस में जो व्यापार करेंगे ना, तो उसके अंदर मुक्त व्यापार को इन्होंने अपनाया है कि भाई हम मुक्त व्यापार करेंगे। साफ्टा को समझना है तो आपके लिए एक अलग से लेक्चर बना दूंगा 20-25 मिनट का। सार्क में पर्यावरण, आर्थिक विकास और ऊर्जा आदि के क्षेत्रों में सहयोग की बात होती है। तो पर्यावरण का विकास हो, आर्थिक विकास हो, या ऊर्जा के क्षेत्र में, तो इसकी चर्चाएं वहां पे होती हैं। अब ये एक असफल संगठन है। क्वेश्चन बनेगा ग्रेजुएशन और बीए वालों के लिए कि भाई सार्क एक असफल संगठन है, इसका वर्णन करो, या आपके अनुसार एक असफल संगठन है क्यों, सीधे पूछ लेगा आपसे। तो इसके ज्यादातर देशों में आपसी विवाद और मतभेद है। तो भारत पाक में विवाद है कि नहीं है भाई, है ना। एक टाइम था चीन के साथ भी विवाद चल रहा था, एक टाइम था क्या बोलते बांग्लादेश के साथ सीमा को लेकर विवाद था, लेकिन हमने वो शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा लिया। नेपाल के साथ भी विवाद है हमारा, नेपाल है ना, काली नदी को लेके, लिम्पा दूरा को लेके पागल हो रखा है, बौराया हुआ है आजकल। चीन की उंगली पकड़ रहा है, चीन की उंगली पकड़ के चल रहा है, और इसको ये पता नहीं कि इसका सारा व्यापार कहाँ से होता है, बंगाल की खाड़ी से होता है। अगर वहां से बंद कर दिया ना, तो नेपाल का हुक्का पानी बंद हो जाएगा,
इसके पास समुद्री मार्ग तो है ही नहीं है। सामान कहाँ से मंगवाएगा? चीन से मंगवाएगा, घुमा के वहां से घुमा के लेके आएगा। 10 रुपए की चीज 50 रुपए का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 10 रुपए का चीज 50 रुपए का हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है ना? वर्ल्ड का मैप दिखाएं आपको? वर्ल्ड का मैप कहाँ है रे भाई? वर्ल्ड का मैप जहां होगा वहीं पे आपको दिखाते हैं। कैसे? ये वर्ल्ड का मैप ना। कहाँ है नेपाल? नेपाल बउआ जो है यहाँ पे है, ये रहे छोटे से चुन्नू से। और यहाँ से इनका ये व्यापार होता है, यहाँ से ये सड़क या मार्ग से यहाँ पे नेपाल पे माल पहुँचता है। अगर भारत अगर यहाँ पे बंद कर दे तो फिर क्या होगा? इधर से जो सामान आने वाला है, इधर से जो सामान आता है इन देशों से, अरब देशों से, ये यहाँ से आके यहाँ आता है। अब ये यहाँ से ऐसे करके ऐसे जाएगा, ऐसे करके ऐसे करके जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे पहुँच, यहाँ से ये चीन, यहाँ से फिर चीन के पास पहुँचेगा या यहाँ से चीन पे पहुँचेगा, फिर चीन सामाजिक आपका राजमार्ग से यहाँ भेजेगा। तो कितना हो गया? कॉस्ट 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना 4 गुना हो जाएगा। ऊपर से चीन लतियाएगा अलग से, चीन लतियाएगा अलग से, सामान भी महंगा होगा, समय भी ज़्यादा लगेगा, समय भी ज़्यादा लगेगा। और फिर ये सारा पहाड़ों के ऊपर से लेके आना होगा, ऐसी की तैसी हो जाएगी। 10 रुपए की चीज़ 100 रुपए की ना पड़े तो मेरा नाम बदल देना। तो क्या है कि नेपाल ज़्यादा हवा में ना उड़े, तू हमारा सबसे छोटा भाई है तो छोटे भाई की तरह रहे, तेरे को प्यार दुलार सब देंगे, तेरे को प्यार दुलार सब देंगे, ठीक है ना? देंगे कि नहीं देंगे? पहले भी दिया है, अभी भी देंगे। अब इन देशों के बीच में जो व्यापार है ना, वो भैया बहुत कम होता है ना? तो जब व्यापार कम होता है ना, तो फिर क्या होता है कि सिचुएशन बढ़िया नहीं बन पाती। एक बार को व्यापार ज्यादा होता ना, तो इनके बीच में कोई मतभेद होते ना, तो लोग कहते हैं यार उससे हमें इतना लाखों करोड़ों रुपए का, हमें अरबों खरबों मिलियन ट्रिलियन डॉलर का फायदा होता है, हम इससे झगड़ा नहीं ले सकते, हम इससे बैर नहीं ले सकते, लेकिन कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए हम लोग के आपसी संबंध भी जो है वो बढ़िया नहीं बन पाते। पैसे से ही सारा संबंध बनता है। आज भारत और चीन के बीच में इतना विवाद होने के बावजूद भी चीन भारत की तरफ आंख उठा के नहीं देख पाता, या कोई बड़ा युद्ध नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि चीन को पता है कि अगर भारत से उलझा तो सारा व्यापार मेरा ठप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेरा व्यापार ठप हो जाएगा। तो छोटा मोटा वो कर सकता है, सीमा में आके 2-4 कदम रखेगा और लात खा लेगा। क्या? चीन हमारी सीमा में आएगा, 1-8 किलोमीटर आएगा, फिर उसके बाद लात, घूसा, जूता खाएगा और बेइज्जत होकर चला जाएगा, लेकिन वो बड़ा युद्ध नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आर्थिक क्षेत्र में उसको नुकसान हो जाएगा। तो आपसी व्यापार होना बहुत जरूरी है भैया, वो भी ठीक ठाक, लल्लू पंजू वाला नहीं। भारत पाकिस्तान के मध्य संघर्ष का एक बड़ा कारण सार्क की असफलता है। अब भारत और पाकिस्तान जो है सार्क के एक बड़े देश हैं, है ना? एक बड़े देश हैं, और इन दोनों के बीच में क्या है, 3 बार तो युद्ध हो लिया है ना? तो ये बात 3 बार युद्ध हो लिया है, तो यूं समझ लो ये असफलता का बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि भारत का विरोध पाकिस्तान करेगा, पाकिस्तान का विरोध भारत करेगा, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और सार्क हर एक लेवल पे। पाकिस्तान द्वारा बार बार कश्मीर का मुद्दा, अब जब भी सार्क में बैठक होती है ना? तो ये बैठक किस लिए? आर्थिक, राजनीतिक और सहयोग के लिए, सांस्कृतिक सहयोग के लिए। ये वहां पे ससुरा क्या करता है, राग गाने लगता है, कश्मीर 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 कश्मीर। रात को सोते कम कश्मीर, सोते में सपने में कश्मीर, जागते में कश्मीर, संडास जाएगा तो कश्मीर, कहीं खाने पीने जाएगा तो कश्मीर, नमाज में पता नहीं कश्मीरी कश्मीरी कश्मीर कश्मीर चिल्लाता है कि नमाज पढ़ता है, वो मेरे को नहीं पता भैया, लेकिन इतना पता है कि ये कुत्ते का टेढ़ी डूम है, ये नहीं सुधरता, ठीक है? तो इस वजह से भी क्या होगा कि ये होगा। कश्मीर के मामले में भारत कश्मीर का क्या है, अभिन्न अंग है, छोड़ेगा नहीं भैया, अब नहीं छोड़ेगा। अब तो वैसे 300 खत्म हो गया, तो अब तो वैसी बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। सार्क देशों में भैया युद्ध भी हुआ है, तो भारत पाकिस्तान का युद्ध आप सब लोगों को पता है। आतंकवाद और अलगाव सार्क की बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है। चाहे आप बांग्लादेश देख लो, चाहे आपका अफगानिस्तान देख लो, पाकिस्तान देख लो, भारत देख लो, नेपाल देख लो, भूटान देख लो, हर जगह क्या है? आतंकवाद है, अलगाववाद है, नक्सलवाद है।
इन देशों में एकता नहीं है भैया, ये एकता नहीं है। ये साले क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे की नजर से देखते रहते हैं। भारत ने कहा कि हम एक ऐसा सैटेलाइट बना के देख लेते हैं जो हमारे सार्क देशों की निगरानी करेगा। सारे देशों का कान खत्म होगा, अच्छा तब तो ये हमारे बारे में भी जानकारी पता कर लेगा, सारा का सारा इंफॉर्मेशन भारत के पास चला जाएगा। राजी नहीं हुए, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये इनके अंदर एकता ही नहीं है, ये एक दूसरे को शक की नजर से देखते हैं। इस संगठन के देश आपसी विवादों को बातचीत के माध्यम से नहीं सुलझाते हैं, ठीक है ना। तो इनके बीच में अगर कोई विवाद भी है, अब भारत और पाकिस्तान का विवाद है, तो आपस में बैठ के सुलझा सकता है कि नहीं सुलझा सकता है। ये चला जाता है वहां यूएनओ में, चला जाता है अपनी बेइज्जती करवाने। ये चोट्टा यूएनओ में चला जाता है अपनी बेइज्जती करवाने। अरे सार्क एक मंच दे रखा है ना, यहाँ पे बात कर ले, आपस में बातचीत कर ले। सार्क में तो खैर नहीं है, द्विपक्षीय मामले नहीं उठाएंगे इस तरह के विवाद, आपस में बैठ के समझौता कर सकता है, समझ सकते हैं भाई समस्या क्या है क्या नहीं है। और समस्या क्या है, कश्मीर मांग रहे हो सालों, हम तुम्हें 1 इंच नहीं देंगे, और जो दिया है ना, जो तुमने हड़प रखा है वो भी छीन लेंगे तुमसे, वो भी छीन लेंगे। बहुत जल्दी टाइम आने वाला है, 2 4 5 सालों में जाते जाते ये कांड हो जाएगा। अब आप समझते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स में भैया 5 देश हैं। पहला कौन सा है भैया, रसिया। कौन है दोस्तों, रसिया। फिर कौन है, चाइना है साथियों, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है और ब्राजील है। ये सारी बढ़ती हुई ऊपर उठने वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं, और इन्होंने आपस में ब्रिक्स का गठन कर लिया। पहले ब्रिक था, पहले क्या था, ये ब्रिक था, लेकिन अगले ही वर्ष साउथ अफ्रीका भी उसमें जैसी शामिल हुआ तो ये ब्रिक्स हो गया, ठीक है ना। ब्राजील, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, चोट्टा चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका, है ना। तो क्या हो गया, ये बन गया ब्रिक्स। लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा ये, मुझे पढ़ाने में मजा आ रहा है, आप लोगों को मजा आना चाहिए बस। ब्रिक्स की चर्चा 2001 में गोल्डमैन साच के अर्थशास्त्री जिम ओनील, अर्थशास्त्री है यार, ये क्या लिख दिया, अर्थशास्त्री जिम जिम ओनील, ये याद रखना। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा, ये जो जितने भी नेट जेआरएफ वाले और पीजीटी वाले बच्चे हैं ना, कि भाई सार्क ब्रिक्स ब्रिक्स की, ये ब्रिक लिख लो पहले, ब्रिक की चर्चा का जो गठन का जो विचार है वो किसकी देन है, तो वो अर्थशास्त्री हैं जिम ओनील, ठीक है ना। जिम ओनील ने कहा कि भैया ब्राजील, रूस, भारत, चीन की अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकास की संभावना की एक रिपोर्ट दी, कि भाई ये देश अगर आपस में अगर कोई एक संगठन बनाते हैं, सहयोग संगठन बनाते हैं, तो इनसे इन सारे राष्ट्रों को बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है ना। ब्रिक्स दुनिया की 5वीं अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का समूह है। तो ये 5 देश हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है, तो आपको यहीं से याद ना है, भारत, रसिया, इंडिया, चाइना और कौन है, साउथ अफ्रीका। लेकिन ये याद रखना, अगर ब्रिक पूछ लिया, ब्रिक, है ना, तो भारत, रसिया, इंडिया, चाइना, ठीक है ना। पहले तो ब्रिक आया, फिर बाद में एस जुड़ गया, तो साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ा तो ब्रिक्स हो गया, तो फिर साउथ अफ्रीका नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना, नेट जेआरएफ में घुमा के पूछ लेगा और आप लोग गलत कर आओगे। ब्रिक पहला ब्रिक था, ठीक है ना। ब्रिक शिखर सम्मेलन 2009 में रूस के ये एक तेरिनबर्ग में हुआ, ठीक है ना। नाम भी बड़ा अजीब है यार। और इसमें वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में सुधार जैसे मुद्दों पे चर्चा हुई थी, ठीक है ना। तो क्या हुआ, वैश्विक वित्तीय व्यवस्था के सुधार जैसे मुद्दों पे चर्चा हुई थी। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, जिससे इसका नाम क्या पड़ गया, ब्रिक्स पड़ गया। तो 2010 में, ठीक है ना। तो आपसे पूछेगा दक्षिण अफ्रीका को कब शामिल किया गया, तो 2010 में शामिल किया गया साथियों। अब इसका उद्देश्य क्या, उद्देश्य हर एक का सब लगभग वही है, आर्थिक विकास है। सदस्य देशों अपने मुख्य का उद्देश्य अपनी अर्थव्यवस्थाओं संभावना की संभावना
और आर्थिक स्थिति को सुधारना है। क्या है? अपने देश का जो आर्थिक विकास है, अर्थव्यवस्था का विकास, ठीक है, और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। आपस में राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग करना कि भैया अगर तुम्हें कोई मिसाइल विसाइल चाहिए तो हमसे ले लो भैया, हम दे देंगे आपको। रसिया इन सब चीज़ों में आगे है ना, चाइना नकली चीज़ बनाने में आगे है, तो भैया हमसे ले लो। राजनीतिक सहयोग करना है, आर्थिक सहयोग करना है, ठीक है ना, आपस में एक दूसरे में तकनीकी आदान प्रदान कर सकते हैं, और कोई मशीन बनाई है उसका आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। यातायात के साधन उससे संबंधित या सुरक्षा से सहयोग से संबंधित मामला है, इसमें आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। इसके सदस्य घरेलू और साझा चुनौतियों और समस्याओं को आपसी सलाह द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। अब किसी देश में आतंकवाद की समस्या है ना, या नक्सलवाद की समस्या है, या जातिवाद की समस्या है, या इस तरह की कोई भी समस्या है, सांस्कृतिक समस्या है, या कोई और शैक्षणिक चुनौती आ रही है, कोई महामारी तेजी से फैल रही है, तो अगर ऐसी कोई समस्या है या ऐसी कोई चुनौती है तो आपस में मिलके इनका निपटारा करेंगे। प्रत्येक राष्ट्र की आर्थिक नीति तथा परस्पर समानता में हस्तक्षेप करते हुए सदस्य देशों के बीच सहयोग तथा पारस्परिक आर्थिक लाभ वितरण करना। अब क्या है कि भाई हम क्या करेंगे, परस्पर समानता का सम्मान करेंगे, देश की राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों का, राजनीतिक नीतियों का सम्मान करेंगे, और असमानता में उसमें हस्तक्षेप ना करते हुए एक दूसरे का सहयोग करेंगे और आर्थिक लाभ का वितरण करेंगे कि भैया आप भी, हम ऐसी नीतियां, ऐसा कार्य करेंगे जिससे आप भी कमाओ हम भी कमाएं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं कमाऊं और आप ना कमाओ, नहीं, आप भी कमाओ और हमें भी लाभ हो, दोनों को लाभ हो, ऐसा कार्य करेंगे। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन का हुआ, अरे भैया ब्रिक्स का नहीं हुआ है, ब्रिक का हुआ है वो दरअसल, लेकिन बार बार ऐसे लिखा जाता है, क्या करें। ओए, तो ब्रिक का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? 16 जून 2009 को रूस के येकेतिनबर्ग में हुआ था। 13वां शिखर सम्मेलन 9 सितंबर 2021 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। तो भैया ये आखिरी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? एक तो भारत के अंदर हुआ था और भारत के प्रधानमंत्री ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है, और वर्चुअल माध्यम से हुआ था। क्यों? इस समय कोविड का बड़ा तगड़ा प्रकोप चल रहा था। तो आपको ये याद रखना है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि ब्रिक्स का 13वां सम्मेलन कहाँ हुआ, तो वो क्या बोलते हैं, वो वर्चुअल माध्यम से हुआ, और उसकी अध्यक्षता किसने की? भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने की। इस इस सम्मेलन का विषय था निरंतरता, समेकन और आम सहमति हेतु ब्रिक्स के बीच सहयोग था। तो ये इसका क्या था? विषय था। इस सम्मेलन में काउंटर टेररिज्म प्लान, आतंकवाद को रोकने के लिए अपनाया गया। तो आतंकवाद के ऊपर काफी चर्चा हुई, और काउंटर टेररिज्म प्लान आतंकवाद को रोकने के लिए अपनाया गया। इस सम्मेलन में पहली बार डिजिटल हेल्थ की चर्चा की गई, ठीक है, तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा के मसलों पर भी आम सहमति और पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा हुई। तो आपसे पूछ सकता है निम्नलिखित में ब्रिक्स के आपके 13वें शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित में से किन विषयों पर चर्चा हुई या किन विषयों पर चर्चा नहीं हुई? तो आपको याद रखना है कि भैया काउंटर टेररिज्म प्लान पे सहमति बनी, उसको अपनाया गया, और डिजिटल हेल्थ की चर्चा हुई जिसके माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को एक दूसरे के लिए उपलब्ध कराया जाए, और क्या हुए, वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा के मामलों पर चर्चा हुई, पर्यावरण संरक्षण पे बात हुई। अब इनके ब्रिक्स देशों के मध्य भी विवाद है। इस देशों के मध्य विवाद दृष्टिगोचर होता है, जैसे भारत और चीन, ठीक है ना, इनके बीच में संघर्ष हरदम चलता रहता है, संघर्ष और गतिरोध चलता रहता है। क्यों? क्योंकि चीन ने भारत का एक बहुत बड़ा एरिया क्या कर रखा है? कब्जे में कर रखा है, एक बात। दूसरा, चीन ने भारत पर आक्रमण किया था और उस युद्ध के अंदर चीन की विजय हुई थी। तो वो वाली कसक अभी भी हम भारतीयों के दिल में है, उस अपमान का बदला लेना अभी बाकी है, ठीक है। अब ये क्या है कि पाकिस्तान एक नंबर का चुट्टा है, ये इससे चीन की नज़दीकी बढ़ रही है, ठीक है ना। और पाकिस्तान से हम 3 बार युद्ध लड़े, 3 बार युद्ध लड़े हैं। तो इससे भी, इस वजह से भी ये एक विवाद का कारण बना है। चीन और ब्राज़ील में चीनी मुद्रा को लेकर विवाद है कि ब्राज़ील कहता है ले जा रहा है अपना, लगा ये चाइना वाला माल हमें नहीं चाहिए, चाइना वाला मुद्रा हमें नहीं चाहिए, ये तो इतने धोखेबाज है। तो दोस्तों ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। सारे जो क्षेत्रीय सहयोग संगठन थे वो थे। जरा एक बार मैं समय देखूं कि और कितना समय हमारे पास शेष है।
है दोस्तों, ये तो है तो काफ़ी बड़ा लेक्चर बन जाएगा। आप बताइए क्या करें। चलिए दोस्तों, ये पार्ट 1 पार्ट 2 में इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, वरना आप बोर हो जाएंगे देख देख के, ठीक है।